नमस्कार दोस्तों, अनिल नागर और आपका स्वागत है आज के इस मेरा पन्ना के इस नए एपिसोड में। और आज का जो विषय है मेरा शरद पवार और महाराष्ट्र। तो शरद पवार और महाराष्ट्र के संदर्भ में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल आने की तैयारी में। अमित शाह ने कुछ 2 दिन पहले पुणे की एक सभा में खुलकर आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भ्रष्टाचार के सरगना है शरद पवार। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी या अमित शाह ने खुलकर धावा बोला शरद पवार पर। इसके कई मायने निकलते हैं। लगता है कि ये जो लोकसभा के चुनाव में जो निराशाजनक प्रदर्शन हुआ उसका शायद विश्लेषण किया होगा और उनको ये लगा कि सबसे अच्छा उपाय है कि शरद पवार पर धावा बोला जाए, आक्रामक रुख अपनाया जाए। और इसके क्या परिणाम होंगे ये कहना कठिन है, मगर इतना अवश्य है कि रणनीति में बदलाव अवश्य हुआ है। अब लोकसभा चुनाव में जो निराशाजनक प्रदर्शन हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद ये एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा का चुनाव है। अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अच्छा करने को सफल होती है, सरकार बनाने में सफल हो जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये माना जाएगा कि लोकसभा में जो हुआ वो सिर्फ एक घटना थी, एक दुर्घटना थी, एक दीवार सपना था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उससे कांग्रेस और शिवसेना और दूसरी अन्य पार्टियां बैकफुट पे आएगी। अभी कांग्रेस और शिवसेना जितने भी पक्षी पार्टियां हैं वो आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं और फ्रंट फुट पे खेल रही हो, क्योंकि उन्हें लगा है कि उन्हें एक जादुई मंत्र मिल गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, गठबंधन की सरकार है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए, शिवसेना के लिए, समाजवादी पार्टी के अन्य जितनी विपक्ष पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी की घोर विरोधी है, उनके लिए संजीवनी जैसा हुआ है। मैं जहाँ तक मानता हूँ ये संजीवनी जो मिला है वो क्षणिक है और कुछ समय के लिए है। सत्य और यथार्थ में ये है कि अगले चुनाव आते आते एक बार फिर से कांग्रेस में बिखराव होगा। कांग्रेस में जो बिखराव होना था, जैसे कि मैंने सोचा था कि इस 2024 के बाद कांग्रेस में संपूर्ण बिखराव होगा और गांधी परिवार का प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा, वो न हुआ, उससे बच गया। गांधी परिवार को तो समझो ये एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी मिली है, जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी, जिसकी किसी को आशा नहीं थी। मुझे पूर्ण विश्वास था कि भारतीय जनता कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार का अस्तित्व अब मिट सा जाएगा, मगर उत्तर प्रदेश में जो हुआ और जिस तरह से 92 सीट से उन्हें 99 सीट मिली, ये उनके लिए बहुत बड़ी सफलता है, उपलब्धि है। और उनके लिए हनुमान जी की संजीवनी बूटी से भी बड़ी संजीवनी बूटी है। मैं मेरे ब्लॉग नवभारत टाइम्स में ब्लॉग लिखता हूँ, उसका ब्लॉग का शीर्षक है उत्कृष्ट भारत। उसमें मैंने 2014 के चुनाव के बाद ही लिखा था कि 2014 के बाद अगर 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता पर आती है तो कांग्रेस में विद्रोह उत्पन्न होगा, कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग होगी। और उसके बाद अगर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बहुमत के साथ वापस आती है तो कांग्रेस में गांधी परिवार का प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा और कांग्रेस एक बार फिर से पुनर्जीवित होगी, नए सिरे से कांग्रेस का पुनर्गठन होगा और उससे कांग्रेस को लाभ भी होगा और देश को भी लाभ होगा। तो 2024 के चुनाव के बाद जो देश को लाभ होना था, जो कांग्रेस को लाभ होना था संगठनात्मक रूप से, वो थम सा गया है। और इसका जो 24 का चुनाव का जो लाभ मिला है वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को मिला है।
उनका बाहर जाना रुक गया है, उनका प्रभुत्व नष्ट होने से रुक बच गए हैं वो लोग। और इतना कह सकता हूँ कि 5 साल के लिए एक बार फिर से वो उन्हें शक्ति पुनर्जीवित हुई है, वो शक्तिशाली हुए, वापस क्षीण होते बच गए। मगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले 2029 के चुनाव के बाद गांधी परिवार का अस्तित्व लगभग मिट जाएगा। ये मेरी मानना, ये मेरी धारणा है, ये मैं मानता हूँ। तो उस लोकसभा चुनाव के बाद का जो पहली परीक्षा सभी पार्टियों के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है, उनके लिए पाना बहुत कुछ है और खोना भी बहुत कुछ है। कांग्रेस को न पाना है न खोना है। अगर महाराष्ट्र के चुनाव में वो सरकार नहीं बना पाती है, पराजित होती है, तो कांग्रेस को बहुत कुछ नहीं खोना है। मगर भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार न बना पाती है 2000 अभी जो महाराष्ट्र के चुनाव, लोकसभा चुनाव में, तो उन्हें बहुत कुछ खोना है, आत्मविश्लेषण और करना होगा और उसके कई परिणाम, कई विमर्श निकलेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव के साथ ही हरियाणा भी एक बहुत बड़ा चुनाव है। हालांकि राज्य छोटा है मगर उसके बहुत बड़े मायने हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिना गठबंधन की भी सरकार चल रही है। मगर अभी जो हरियाणा में चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के बारे में काफ़ी आकलन किया जाएगा। और अगर सरकार बना पाती है फिर से बिना गठबंधन के, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी। और जहाँ तक झारखंड का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लिए न वहाँ कुछ खोना है न कुछ पाना है। अगर सरकार बन पाती है तो अच्छा है, अगर नहीं बन पाती है तो कुछ ज़्यादा खोने को नहीं है। ये 3 राज्य हैं और तीनों राज्य में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी नई रणनीति के तहत काम करेगी। और झारखंड में एक बहुत बड़ा है जेडीयू का क्या भूमिका रहती है, वो किस तरह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती है, किस तरह प्रभावित करती है, वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बिहार में जेडीयू की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ समतल दिखती है, कोई खतरा दिखता नहीं है। बजट के बाद लोग काफ़ी विमर्श कर रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है उसके बारे में। मगर महाराष्ट्र चुनाव बहुत ही अति महत्वपूर्ण, और उसके बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी एक महत्वपूर्ण विमर्श प्रस्तुत करेगा। वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जेल में है, वो जेल से बाहर आएंगे, उनको जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी कहना कठिन है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है कई बार अति संदिग्ध हो जाती है, कई बार वो कुछ भी निर्णय लेते हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव के पूर्व अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इस बात के लिए जमानत देना कि उन्हें अधिकार है, लोक सत्ता प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए उन्हें जमानत दी गई। वो उनका जो तर्क था वो उसका कोई आधार नहीं, आधारहीन था। इसके कई मायने हैं, कई कारण हैं, और इसलिए दिल्ली के लोकसभा चुनाव से, विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करता है, किस तरह की निर्णय लेता है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसलिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी एक बहुत बड़ी विमर्श के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं। मगर उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा है महाराष्ट्र चुनाव। अगर वहाँ उन्हें सफलता मिलती है, सरकार बना पाते हैं, और हरियाणा में भी अगर सरकार बना पाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पाना ही पाना है, कुछ खोना नहीं है। और अब ये जो नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई महाराष्ट्र के चुनाव में, शरद पवार पे दावा बोल कर जो प्रारंभ किया है, शंखनाद किया है, उससे उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कैसे शरद पवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, कांग्रेस पार्टी किस तरह उसके पर प्रतिक्रिया देगी, कैसे वो भी दावा बोलेगी, किस तरह अपना बचाव करती है, ये देखने जैसा है। और ये आने वाले समय बताएगा कि किस तरह की रणनीतियाँ बदलती रहती है, आगे पीछे होगी। शिवसेना का इसमें क्या रुख है, ये बहुत बड़ी बात होगी। और शिवसेना कब तक अपने आप को
कांग्रेस और एनसीपी के साथ शरद पवार के साथ जुड़ी रख पाती है, ये भी देखना है। सो आने वाला समय बताएगा क्या होना है, किस तरह ऊँट किस तरफ करवट लेगा, ये आने वाले 2-3 सप्ताह में पता चलेगा। तब तक के लिए आज का इतना ही। तब तक के लिए आपको जय श्री राम, जय भारत। और मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, अगर आपको जैसा भी ठीक लगे वैसा कमेंट्स कीजिए, आलोचना कीजिए, सराहना कीजिए, जो भी आपको उचित लगे। एक शो था, उस शो में एक ऐसा संवाद था, जो हो, जो सही हो वही हो। तो आपको जो सही लगे वैसा ही कमेंट्स कीजिए, अच्छा बुरा ये नहीं, यह मत, ये अच्छे बुरे का प्रश्न नहीं उठेगा। आप जब जो सही हो वही लिखिए। जय श्री राम, जय भारत।